तो ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है और वहाँ पे इनकी काउंटर टेरर बहुत अच्छा करते हैं। इंडिया की जरूरत उनको किसी और काम के लिए है। इसमें देखिए ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है। तो ये जो सोच बनी हुई थी कि हिंदुस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, वो सोच अब खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अमेरिका के लिए। इनफैक्ट जो उनके अमेरिका के जो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल, उन्होंने भी ये बयान दिया है अपनी सेनेट के अंदर कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस। तो साथ में आप ये भी देखिए, इनको जो लोन मिला है IMF से मिला है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक से मिला है 4 बिलियन, वो तभी मिला है बिकॉज अमेरिका मेहरबान है। पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा ईरान के खिलाफ। और जहां तक ताल्लुक है आसिम मुनीर का मिलने का डोनाल्ड ट्रंप से, जो भी बातचीत होगी पाकिस्तान की लीडरशिप, आसिम मुनीर खुद जाके चाइना से पहले उसको डिस्कस करेंगे। अभी जहां तक आपने बात करी ईरान की, ईरान रीजनल लीडर नहीं है, हमें ये बात भी समझनी है। ईरान का अब एक वर्ल्ड व्यू है, ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है SCO का, इंपॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, ग्लोबल साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसीलिए आज 2 बड़ी ताकतें चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़ी हैं। तो जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल का रीजनल पर्सपेक्टिव है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का अभी भी रीजनल पर्सपेक्टिव है, उनमें काबिलियत है अपनी जियोपॉलिटिक्स को बढ़ाने की, पर अभी तक बड़ी नहीं है। पर जहां तक ईरान है, ईरान रीजन से बहुत बड़ा बन चुका है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। उनकी जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ी बन चुकी है। ईरान तो कुछ भी नहीं है, खित्ते की असल ताकत पाकिस्तान है। इसीलिए ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुलाया है। ट्रंप पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट परवीन स्वाहनी का इंटरव्यू देखें। परवीन स्वाहनी ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खामनई, अयतुल्लाह खामनई को लेकर जो उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट किया है, इसका क्या मायने हैं? कि वो हमें पता है वो कहाँ है, लेकिन अभी वो सेफ है, अभी तक वो सेफ है, इसके क्या मायने हैं? ईरान रीजनल लीडर नहीं है, हमें ये बात भी समझनी है। ईरान का अब एक वर्ल्ड व्यू है, ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है SCO का, इंपॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, ग्लोबल साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसीलिए आज 2 बड़ी ताकतें चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़ी हैं। देखिए, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम ब्रिक्स के हम कहते हैं मेंबर हैं, SCO के मेंबर हैं। हमें आज ईरान के साथ खड़ा होना है, हमें आज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना है, और हम उसके विपरीत खड़ा हो रहे हैं इजराइल के साथ। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये पूरे गाजा के अंदर। किसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई लड़ाई थोड़ा ना लड़ रहा है इजराइल वहां पर। ये बताइए कि जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करेंगे। ये इस पूरे डेवलपमेंट को, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों के नुमाइंदे पूरी दुनिया में गए, उन्हें कन्विंस करने की यहाँ पे कोशिश की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की। ऐसे में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का ओवल ऑफिस में, राष्ट्रपति के कार्यालय में वहां पर पहुंचना, उनके साथ लंच करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ, उससे पहले एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। ये जो आप कह रही हैं कि ईरान से लोग भाग रहे हैं, देखिए इजराइल में क्या हो रहा है। इजराइल जो है वो अपने सिटीजन्स को बाहर ही नहीं जाने दे रहा है, उसकी भी खबर आ रही है। और इस बात को आप मान के चलिए, जितनी भी खबरें वेस्ट से आ रही हैं उसमें प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है, डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। इतनी तबाही है नहीं ईरान की जितनी दिखाई जा रही है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, जैसे जहां तक और इसके ऑपरेशन अलावा सिंदूर, प्रवीण जी, ये भी समझना है कि ईरान के नाज़िर भी खुद बंकरों में छिपे हुए हैं, उसके वीडियोस भी आ रहे हैं। खुद ये पता चला कि नेतन्याहू तक जो है बंकर में छिप गए थे। तो ये भी खबरें बहुत छिपकर और ढककर ये वेस्टर्न मीडिया के थ्रू ही आ रही हैं। देखिए ये सब वहीं से आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे यूक्रेन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहां इन्फिल्ट्रेट कर गई थी। उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उसको अंदर जाके उनका उस पर नुकसान पहुंचाया था।
उसी तरीके से यहाँ पर भी जैसे 13 तारीख को एकदम ये हादसा हुआ, टॉप लीडरशिप तो थी ईरान की, उसको मार दिया गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई है। ईरान की लड़ाई अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। मेरे हिसाब से ईरान के पास अभी बहुत ताकत है। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ आपके ये जो आपने सवाल पूछा ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक। इसमें देखिए ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है। तो ये जो सोच बनी हुई थी कि हिंदुस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, वो सोच अब खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अमेरिका के लिए। इनफैक्ट जो उनके अमेरिका के जो सेंट्रकॉम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल, उन्होंने भी ये बयान दिया है अपनी सेनेट के अंदर कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस। तो साथ में आप ये भी देखिए, इनको जो लोन मिला है आईएमएफ से मिला है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक से मिला है 4 बिलियन, वो तभी मिला है बिकॉज अमेरिका मेहरबान है। तो ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है और वहां पे इनकी काउंटर टेरर बहुत अच्छा करते हैं। इंडिया की जरूरत उनको किसी और काम के लिए है। लेकिन प्रवीण साहनी जी, यहाँ पे मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इसके साथ साथ ये समझना जरूरी है कि ईरान भी एक तरह से जो मुस्लिम दुनिया है उसका लीडर बनने की कोशिश लगातार करता है, कम से कम एक रीजनल लीडर। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस बात की इजाजत देगा कि उसके बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाए ईरान पर हमले के लिए? क्या ये पाकिस्तान के लिए, अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान को पूरी मुस्लिम जो वर्ल्ड है, मुस्लिम दुनिया है, उसमें अलोकप्रिय नहीं बनाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा ईरान के खिलाफ। और जहां तक ताल्लुक है आसिम मुनीर का मिलने का डोनाल्ड ट्रंप से, जो भी बातचीत होगी पाकिस्तान की लीडरशिप, आसिम मुनीर खुद जाके चाइना से पहले उसको डिस्कस करेंगे। अभी जहां तक आपने बात करी ईरान की, ईरान रीजनल लीडर नहीं है, हमें ये बात भी समझनी है। ईरान का अब एक वर्ल्ड व्यू है। ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, इंपॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, ग्लोबल साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसीलिए आज दो बड़ी ताकतें चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़ी हैं। तो जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल का रीजनल पर्सपेक्टिव है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का अभी भी रीजनल पर्सपेक्टिव है, उनमें काबिलियत है अपनी जियोपॉलिटिक्स को बढ़ाने की, पर अभी तक बड़ी नहीं है। पर जहां तक ईरान है, ईरान रीजन से बहुत बड़ा बन चुका है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। उनकी जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ी बन चुकी है। अब मैं जिक्र कर लेती हूँ एससीओ का, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने स्टेटमेंट जारी किया इजराइल के खिलाफ। भारत उससे बाहर रहा कि भारत शायद उसकी शब्दावली जो थी उससे सहमत नहीं होता था। दूसरी बात ये भी आ रही है G7 को लेकर भी कि वहां भी जिस तरह से एक दोहरापन नजर आया इजराइल को लेकर और ईरान को लेकर कि ईरान के पास तो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद भी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे इसका सिग्नेटरी है ईरान और इजराइल नहीं है। इजराइल के ऊपर भी लगातार ये शक शुबा है कि उसके पास न्यूक्लियर ताकत हो सकती है। ये दोहरापन हमने देखा। साथ साथ ब्रिक्स एक और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को देखें और भारत का इसमें अगर रुख देखें तो अभी इस ये जो ताजा संकट है, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इसमें दो बातें बोलना चाहूंगा। एक थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप न्यूक्लियर वेपन्स की काफी बात कर रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि ईरान को आज न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसको ऑफ बैलेंस कर दिया है अपने ग्लोबल रोल के साथ। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है उसमें जो बड़ी ताकतें हैं लाइक चाइना एंड रशिया, दे आर बैकिंग ईरान। तो ये एक सिर्फ ये वो है, मिथ है जो बनाया गया है कि ईरान को आज न्यूक्लियर वेपन चाहिए। वो खुद कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। अब जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम ब्रिक्स के हम कहते हैं मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं। हमें आज ईरान के साथ खड़ा होना है, हमें आज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना है, और हम उसके विपरीत खड़ा हो रहे हैं इजराइल के साथ। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये पूरे गाजा के अंदर। किसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई लड़ाई थोड़ा लड़ रहा है इजराइल, वहां पर वहां जेनोसाइड हो रहा है। और ये ईरान जो है, हमें इसको
आज देखिए ग्लोबल साउथ सारी कंट्रीज वहां उसके साथ खड़ी हैं, हम नहीं है उनके साथ। हमारा G7 में क्या मतलब है? जहां तक मेरा ताल्लुक है, हम G7 में तो है ही नहीं, हम G7 की आउटरीच में हैं। ये छठी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, पिछली 12 बार से प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं आउटरीच में, पर उस समय दुनिया अलग थी। अब वो दुनिया बदल चुकी है, आज वो दुनिया है, आपको खड़ा होना है अपने लोगों के साथ। आपके लोग हैं ग्लोबल साउथ कंट्री जहां पे आपकी डेवलपमेंट होगी। G7 कंट्री आज टूटे पड़े हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है। जो उनकी ताकत है वो इतनी डिपेंडेंसी है उनकी अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका उनको झूठी मारता है। जैसे कि आपने खुद ही बयान किया कि जब अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे थे, उन्होंने पब्लिकली फ्रेंच प्रेसिडेंट को कह दिया, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि सीज फायर के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। तो क्या इज्जत है इन लीडर्स की? हम क्यों वहां भाग रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। हमें वहां होना चाहिए जहां हम हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, वो हमारी जगह है। आपकी बात तो लॉजिकली बिल्कुल समझ में आती है, मुझे भी समझ में आती है, हमारे जो दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं इस बात को, उनको भी समझ में आएगा। लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि अभी हाल ही में हमने देखा है पिछले 10 दिनों के भीतर ही कि फिलिस्तीन पर पूरे तरीके से जो सीज़ फायर को लेकर जो यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पास करने की कोशिश हुई, उस पर भारत एब्सेंट हो गया। एससीओ में इज़राइल की निंदा करने को लेकर जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उससे भारत अपने को अलग कर लिया। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ईरान के मुद्दे पर भी ना हम इधर हैं, ना उधर हैं। तो लॉजिक जब समझ में आ रहा है आपको, मुझे, भारत की जनता को, तो भारत की सरकार को क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि भारत की सरकार समझना नहीं चाहती है, इतना इलॉजिकल काम हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर G7 आउटरीच में जा रहे हैं और वहां बात करेंगे ग्लोबल साउथ नेशंस की। जब आप उनके साथ खड़े ही नहीं हो रहे हैं, अब उनकी बात कौन सी करने जा रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप खड़े होना चाहते हैं इसराइल के साथ, आप खड़े होना चाहते हैं अमेरिका के साथ, कोई हर्ज नहीं है, खड़े होइए। बट माई पॉइंट इज कि जो आज दुनिया बदल रही है, जहां आपको पीस मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगी, वो है ग्लोबल साउथ। उनके साथ आप खड़े होइए, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। तो ये कहना कि हम लीडर बनने जा रहे हैं ग्लोबल साउथ के, ग्लोबल साउथ नहीं समझता है कि आप कोई लीडर है उनके। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी फॉरेन पॉलिसी को 180 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा। कब लेगी वो मुझे मालूम नहीं है, अदरवाइज हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। इसमें देश का कोई भी उन्नति होने वाली नहीं है। अब आखिरी सवाल मेरा कि भारत के जो हित है मिडल ईस्ट में, अगर ये अस्थिर होती है स्थिति इससे भी ज्यादा जैसा नजर आ रहा है ईरान में, चाहे चाबहार पोर्ट हो या मिडल ईस्ट का कॉरिडोर हो, इस तमाम जो कारोबारी और सुरक्षा के हिसाब से जो हित हैं हमारे मिडल ईस्ट में, वो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं? बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। जैसे हम ये दो कॉरिडोर की बात करते हैं, एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि इंडिया से चलता है, फिर पर्शियन गल्फ, फिर ईरान, उसके बाद कैस्पियन सी, फिर रशिया। इसको आप समझिए ये चला गया। आप ये समझिए आपके और ईरान के रिश्ते जो हैं कभी नॉर्मल अच्छे हो नहीं पाएंगे। प्रिटेंड कर सकते हैं आप, बट यू कैन नेवर बी रियल फ्रेंड्स। हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा आप देखिए, ये जो बात चल रही थी, अभी भी ख्वाबी बात है, बट कॉन्सेप्ट तो है, जो कि है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, वो भी चला गया। तो आप ये सब समझिए ना, आपके जो कॉरिडोर्स हैं वो बनते हैं पाकिस्तान के थ्रू। आपके कॉरिडोर जो है बहुत तरीके से बनते हैं, नक्शा देखिएगा आप गलत जगह पे बैठे हैं, बिकॉज आप ठीक जगह पे बैठना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इजराइल के साथ दिखूं और वेस्टर्न पास के साथ दिखूं। ये नहीं समझ रहे हैं। आपकी दुनिया बदल चुकी है। दैट इज माई पॉइंट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण साहनी जी, हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे दर्शकों को खासकर उन्हीं की भाषा में, हिंदी में बेहतरीन तरीके से तमाम तरह के जो सुरक्षा के पहलू हैं और जो